श्रेय सेठ क्लासेस। तो हमने बिजनेस में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग आपको सब समझा दिया था, और उसमें हमें 3 तरह के डिसीजन लेने होते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और जो इन्वेस्ट करके अर्न किया उसका कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिसमें हमने 3 डिसीजन पढ़े, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। यहां तक का पूरा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा वहां पे जो वर्ड है वो गलत लिखा गया, आप उसको एडिट कर ले। कैपिटल स्ट्रक्चर है वो। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमने जो पैसा लगाना है उस पैसे में कितना तो हम अपना पैसा लगाने वाले हैं बिजनेस में, और कितना पैसा हम बोरो करके लगाने वाले हैं। तो सर ये तो सेम फाइनेंसिंग डिसीजन जैसा हो गया। उसमें भी ये देखते थे कि कितना अपना पैसा लगेगा और कितना हम बोरो करके लगाएंगे, दैट इज डेट। कितना इक्विटी होगा और कितना डेट होगा। जब हम इसका कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं कि डेट्स और इक्विटी कितने कितने होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। पर जब हम ये डिसाइड करते हैं कि डेट और इक्विटी में से कौन सा ज्यादा होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि जब हम ज्यादा डेट्स यूज करेंगे ना तो हमारे बिजनेस को फायदा होने वाला है कुछ केसेस में, और कभी कभार अगर हम ज्यादा डेट यूज करेंगे तो हमारे बिजनेस को लॉस भी होगा। जब फायदा होगा डेट्स की वजह से तो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, जिसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है इस चैप्टर का। और जब हमें नुकसान होगा तो उसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, हम एक बार स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग। देखो क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन को पैसा लगाने के लिए कितना डेट होगा और कितना इक्विटी होगा। इसके लिए हम अकाउंट्स में एक रेशियो पढ़ भी चुके हैं जिसको हम बोलते हैं इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होता है डेट्स अपॉन इक्विटी। समझ आ गई बात। ये तो हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग। अब वो कह रहे हैं जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उससे हमें 2 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक तो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और एक होता है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। वहां पढ़ने से पहले एक बार इसका एग्जाम्पल सब बच्चे यहां देखेंगे। सपोज हमें बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। कितने इन्वेस्ट करने हैं? 30 लाख टू बी इन्वेस्टेड। हम 3 तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसों को, केस 1, केस 2 एंड केस 3। पहले केस में हम सारा पैसा इक्विटी से लगवा रहे हैं। किससे लगवा रहे हैं? इक्विटी। तो मैं लिख रहा हूं नो डेट्स। केस 1 नो डेट्स। केस 2 30 लाख लगाना है तो इक्विटी से लगवाते हैं हम 20 लाख और डेट से लेते हैं कितना? 10 लाख, क्योंकि टोटल कितना लगना है? 30 लाख। अब जो डेट्स है सपोज दे आर एट द रेट 10%। समझ आया? दूसरा केस। तीसरा केस हम लगवा रहे हैं इक्विटी से 10 लाख और डेट से 20 लाख एट द रेट 10%। कोई प्रॉब्लम? समझ आई बात? 3 केस, 30 लाख रुपए लगाने, सारा पैसा इक्विटी ने लगा दिया। लिख देता हूं यहाँ पे नो डेट्स का मतलब इक्विटी से ही लगवा दिया 30 लाख पूरा। दूसरे केस में इक्विटी ने 20, डेट्स ने 10। तीसरे केस में इक्विटी ने 10, डेट्स ने 20। मैंने क्या करा, पहले सारा इक्विटी, फिर इक्विटी को कम करा, फिर इक्विटी को और कम किया। बच्चा कहता है सर चौथा केस बनाओ, इक्विटी 0 करो। ऐसा कोई बिजनेस होता है जिसमें अपना पैसा लगाए बिना काम चले? तो इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। क्या ओनर फंड 0 हो सकता है किसी बिजनेस में? नॉट पॉसिबल। इसलिए 4th केस नहीं बनेगा। समझ आ गई बात जी। अब मैं कह रहा हूं सपोज इन तीनों केस में अर्निंग जो हो रही है, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं,
सपोज अर्निंग इज 4 lakhs, चाहे कोई भी केस हो, बिजनेस कितना कमाने वाला है? 4 लाख। ठीक है, हमें पता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट सर हमारे लिए एक खर्चा है, तो पहले खर्चे माइनस होते हैं प्रॉफिट में से। पहले केस में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि सारा पैसा आपने किससे लिया हुआ है? दूसरे केस में इंटरेस्ट आएगा सर कितना? 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख। तीसरे केस में इंटरेस्ट आएगा 20 लाख का 10% यानी कि 2 लाख। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट के बाद और टैक्स से पहले कितना आया? इस केस में 4 लाख, इस केस में 3 लाख, इसमें 2 लाख और इसमें 2 लाख। कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ आ गया यहां तक? अब इंटरेस्ट लगने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आता है इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स। सपोज टैक्स का रेट दिया है 30%, तो 1,20,000, 90,000 और 60,000। कोई प्रॉब्लम है इसमें? 30% निकाल दिया प्रॉफिट का, कितना बचा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000। अभी आपको देखते ही क्या लग रहा है कि सर कौन सा अच्छा है? सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे पहला, क्योंकि उसमें प्रॉफिट सर सबसे ज्यादा है। ये दिख रहा है? एक मिनट, फर्स्ट इंस्टेंस से देखते ही सबको अच्छा लगता है सर सबसे ज्यादा प्रॉफिट फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर। हम कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं? किसका मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए? ओनर्स का या डिवेंचर्स का, लोन्स का? ओनर्स का। ओनर्स का मैक्सिमम प्रॉफिट मकसद होता है हमारा। यहां ओनर ने सबसे ज्यादा कमाया, अब सोचते हैं क्या सच में सबसे ज्यादा इसी केस में कमाया? ये सोचना पड़ेगा। यहां पे ओनर ने लगाया 30 लाख रुपए। मान लो एक शेयर प्राइस है, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर है यहां पे हमारे? मान लो एक शेयर 10 रुपए का है। एज्यूम करो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। आपने पहले केस में कितने पैसे लगाए? मैं यहां पे लगा रहा हूं, देखो क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं, इक्विटी कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ शेयर। एक शेयर प्राइस कितना माना हमने? 10 रुपए। 30 लाख रुपए लगाए हैं, एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने शेयर है यहाँ पे? 3 लाख। हाँ जी, यहां 20 लाख अपने लगाए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर हैं? 2 लाख। समझ रहे बात को? यहां मैंने अपने कितने लगाए हैं? 10 लाख रुपए, यानी कि एक शेयर 10 रुपए का हो गए 1 लाख। अगर मैं निकालूं यहां से अर्निंग पर शेयर, क्या निकालने वाला हूं? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी कि पर शेयर मैंने कितना कमाया? 2,80,000 कमाया। कितने शेयर पे? 3 लाख शेयर। 0.93 कमाया पर शेयर। कैसे निकाला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 2,10,000 कमाया, कितने शेयर पे? 2 लाख शेयर पे, यानी कि 1.05 पर शेयर। 1,40,000 कमाया, कितने शेयर पे? 1 लाख, यानी कि 1.40 पर शेयर। तो सबसे ज्यादा कमाई कहां पे आ रही है? थर्ड वाले केस में। तो सबसे अच्छा कौन सा? थर्ड। पता लगा अभी तो ये सर समझ आया कैलकुलेशन पे, पर सर ऐसा हो क्यों रहा है? हम जब यहां तक सोच रहे हैं तो हमें ये अच्छा लग रहा है, और जब हमने टोटल निकाला तो पता लगा ओनर्स को तो फायदा इसमें हो रहा है। ऐसा सर हो क्यों रहा है? ध्यान से समझते। मैंने अर्निंग कितनी कमाई बेटा? 4 लाख।
कितने पैसे लगा के कमाया? 30 लाख लगना है हर केस में। 4 लाख कमा रहा हूं 30 लाख रुपए लगा के, इंटू 100 कितने परसेंट कमा रहा हूं मैं? 13.33%। कितना कमा रहा हूं? 13.33%। ये मेरा क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलता हूं इसको मैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाया? 13.33% हर केस में। इस केस में सारे पैसे मेरे थे तो मैंने कमा लिया। अब इस केस में जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया लोन पे वो कितना दिया? 10%। ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल बात है। मैंने 30 लाख रुपए लगाए, दूसरे केस की बात कर रहा हूं। कितने लगाए? 30 लाख रुपए लगाए, जिसमें से 20 अपने, 10 लोन लेके। अब ये जो 20 लाख लगाए इसमें जो 13% कमाया वो तो मेरा ही है। जो 10 लाख है उस पे कितना कमाया? उस पे भी 13.33% कमाया होगा, लेकिन दिया कितना? 10%, सिर्फ 10। यानी कि अपने वाले पे तो पूरा कमा लिया, प्लस जो किसी और का पैसा था उस पे भी 3.33% मेरा हो गया, इसलिए मेरी अर्निंग बढ़ी। अब तीसरे केस में क्या हुआ? अपने वाले पे 13.33 कमाया, वो तो रखा ही। अब 20 लाख पे 3.33% मेरा और बच गया, यानी कि अर्निंग और बढ़ी। इसका मतलब जब भी ऐसा होगा, ध्यान से सुनना, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कौन सी होती है? जब भी ऐसा होगा कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। किससे? यानी कि जो मैं कमा रहा हूं वो ज्यादा कमा रहा हूं और जो देना पड़ रहा है वो कम देना पड़ रहा है, तो हमेशा डेट हमारे लिए फायदा देंगे, क्योंकि मैं अपने पैसे पे तो जो कमा रहा हूं वो मेरा ही है, लेकिन लोन लेके जो कमाऊंगा उसका एक्स्ट्रा पार्ट भी तो मेरा ही है। इसको बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ये न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। कहते हैं व्हाट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। बच्चा न्यूमेरिकली बहुत अच्छे, थियोरेटिकली बहुत अच्छे से बताता है, न्यूमेरिकली आते ही वो कहता है सर क्या करना, वहां लिखते हैं व्हाट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये एग्जांपल है, तो ये आपको पूरा खुद कोट करना पड़ेगा। आयुष मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट भी लेंगे। कौन सा इंटरेस्ट? तो करेगा, इंटरेस्ट माइनस हो चुका है ना इसमें से, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, आपसे जब न्यूमेरिकल एग्जांपल पूछेंगे तो आपको कुछ भी करना है। देखो ध्यान क्या रखना है, अगर फेवरेबल का पूछा, फेवरेबल का पूछते टाइम एक चीज का क्लियर कट रखना कि मैं जितने पैसे लगा रहा हूं, कितने लगा रहा हूं इस एग्जांपल में? 30 लाख। उस पे जो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेने वाला हूं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट का रेट मैंने कितना परसेंट लिया था यार? 10% लिया था ना। तो मैंने 30 लाख लगाए, मैंने कहा 30 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख। प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा लूंगा ना तो फेवरेबल का एग्जाम्पल बनेगा वो। ये तो पहले ही एग्जाम्पल सेट करते हुए दिमाग में होना चाहिए। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि तभी तो वो फेवरेबल आएगा। समझ गए? वो पहले पॉइंट पे पता चल जाता है, जब कोई बच्चा एग्जाम्पल सोच के बना रहा है ना, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं फेवरेबल का बना रहा हूं या अनफेवरेबल का। समझ आ गई कैसे पता लगे? अगर मैं इसी को अनफेवरेबल का बनाना चाहूं तो देखो, मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं? 10% दे रहा हूं। मैं अपनी अर्निंग को 10% से कम रख लूंगा तो क्या वो मेरे लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का है? क्यों? क्योंकि मैं उससे कम कमाने वाला हूं, पे ज्यादा करना है, तो मेरे लिए तो लॉस ही होगा ना। तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। एक एग्जांपल दूं आपको, इसी जगह पे अगर मैं लिख दूं प्रॉफिट को 2 लाख, कितना? 2 लाख। अब 2 लाख का मतलब क्या हुआ? मैंने 30 लाख लगा के 2 लाख कमाए। कितना परसेंट कमाया? 7.5%। आप परसेंटेज निकालेंगे ना, 2 लाख अपॉन 30 लाख, तो ये आएगा 7.5%। और आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 10%। यानी कि कमा कम रहे हैं, ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा लोन लोगे वो आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन जनरेट करेगा। उसमें पता है क्या होगा? ये पहले केस में जो ईपीएस आएगा ना, तो दूसरे केस में कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा, क्योंकि डेट्स आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आप 7.5 कमा रहे हैं,
उसको 10 दे रहे हैं, तो जो अपना कमाया वो भी उन्हें देना पड़ेगा। समझ आ गई बात? दैट विल बी द केस ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर? फ्रेम करना है एग्जाम्पल? पढ़ते हैं एक बार। ये पूरा एग्जाम्पल एज इट इज कॉपी पेस्ट है। कंपनी एक्स लिमिटेड हैज अ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ रुपीज 30 lakhs। पैसा लगाना कितना? 30 लाख। टैक्स रेट है 30%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4 लाख। 3 situations are considered. In situation 1 there is no debt। जब डेट नहीं होते उसको हम बोलते हैं अनलिवर्ड बिजनेस। अनलिवर्ड मतलब जहां पे लोन नहीं है। सिचुएशन 2 देयर इज अ डेट ऑफ रुपीज 10 lakhs at the rate 10% per annum interest। Situation 3 there is a debt of rupees 20 lakhs at the rate 10% per annum interest। अगले पेज पे टेबल बना है बिल्कुल सेम। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब देखो आगे वो जो मैंने समझाया वो लिखा है वाई ईपीएस इज राइजिंग विद हायर डेट। जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है ईपीएस क्यों बढ़ रहा है, अर्निंग क्यों बढ़ रही है डेट के साथ साथ? वो रीजन बताया, इट इज बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और उसे कैलकुलेट करके दिखाया विच इज कैलकुलेटेड एज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये करा ना मैंने? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। परसेंटेज निकाल के दिखाई 13.33% आया। दिस इज हायर देन 10% इंटरेस्ट रेट ऑन डेट। ये इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। विद हायर यूज ऑफ डेट दिस डिफरेंस बिटवीन ROI एंड कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेस द EPS। ये EPS बढ़ा रहा है। This is the situation of favorable financial leverage. This is also called trading on equity। आपसे पूछते हैं ना अगर what is trading on equity, यही है वो favorable financial leverage। कोई बोलते हैं trading on equity। समझ आ गई बात? हम इस केस में क्या कर रहे हैं देखो, समझो इसको trading on equity क्यों बोला। हम इस सिचुएशन में इक्विटी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कि इक्विटी कम लगाओ, हमें ट्रेड करना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं इक्विटी जो पड़ी है ना हमारे पास बेच दो भाई, लोन ले लो। क्यों? क्योंकि लोन सस्ता पड़ रहा है। तो इसमें हम इक्विटी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर? नेक्स्ट अनफेवरेबल का एग्जांपल है, कंपनी ने टोटल कैपिटल लगाई 30, रेट टैक्स 30%, EBIT कम कर दिया। देखो 10% से नीचे ले आया मैं, तो मुझे पता लगे। देखो आप अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता तो EPS देखो पहले 0.47, फिर EPS 0.35 और फिर EPS नील भी हो जाता। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो आंसर नीचे लिखा होगा, इन दिस केस EPS ऑफ द कंपनी इज फॉलिंग विद द इंक्रीज यूज ऑफ डेट। इट इज बिकॉज कंपनीज ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट। और उन्होंने ROI का रेट निकाल के दिखाया 6.67% आ रहा है और हम इंटरेस्ट कितने पे ले रहे हैं? 10% पे। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज व्हेन ROI is less than cost of debt। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हम कल पढ़ेंगे और होपिंग कल ही हमारा चैप्टर भी एंड अप हो जाएगा। और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। वैसे ही ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में होगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहां से भी पिकअप कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, एंड अप।